सीलिंग नंबर 44, वो जो ऊपर रहता है। भाई तू मेरी बात ध्यान से सुन, मैं जो तुझे बताने जा रहा हूं ना वो कोई मजाक नहीं है। और अगर तुझे लग रहा है कि ये भी कोई फालतू भूत प्रेत की कहानी होगी तो मैं अभी की अभी चुप हो जाता हूं। लेकिन अगर तूने एक बार मेरी आंखों में झांक कर देख लिया ना तो तुझे समझ आ जाएगा कि मैं क्या झेल चुका हूं। और ये सब कुछ मैं अपने किसी दोस्त से सुनकर नहीं बता रहा, ये सब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, अपनी सांसों से महसूस किया है। और तुझे बता दूं, इसीलिए आज भी जब रात के 2 बजते हैं ना तो मेरे कानों में वही आवाजें गूंजती हैं जो उस रात मैंने अपने कमरे की सीलिंग से आते सुनी थी। और अगर तुझे यकीन ना आए तो चल मेरे साथ उस बिल्डिंग में जहां ये सब शुरू हुआ था। लेकिन मैं गारंटी नहीं देता कि हम दोनों वापस आ पाएंगे, क्योंकि वहां अब भी कोई है जो ऊपर रहता है, चुपचाप अंधेरे में हमें देखते हुए और शायद इंतजार करते हुए कि कोई फिर से सीलिंग नंबर 41 में जाकर दरवाजा खटखटाए। तो बात शुरू होती है पिछले साल नवंबर में, जब मैं पटना के राजेंद्र नगर में एक रूम किराए पर लेने गया, क्योंकि मेरी नौकरी रेलवे में लगी थी और ट्रेनिंग वहीं शुरू होनी थी। बजट कम था और मुझे ज्यादा किसी फैंसी जगह की तलाश नहीं थी। बस एक ऐसा कोना चाहिए था जहां मैं रात को चैन की नींद सो सकूं। और जब उस एजेंट ने मुझे गुलमोहर एनक्लेव का कमरा दिखाया तो मैं बिना ज्यादा सोचे समझे हां कर बैठा। 4 मंजिला पुरानी सी बिल्डिंग, दीवारों की पेंटिंग उतर चुकी थी, कहीं कहीं सीलन भी थी, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा क्योंकि चौथी मंजिल पर जो कमरा मिला था वो काफी सस्ता था और ऊपर कोई नहीं रहता था, यानी कि मेरे ऊपर वाला फ्लैट खाली था। मुझे यही लगा कि शांति से रह सकूंगा, लेकिन शायद शांति का मतलब मैंने गलत समझ लिया था, क्योंकि पहली रात से ही कुछ अजीब चीजें शुरू हो गईं। और पहली बार जब मैंने आवाज सुनी तो मैं लेटा हुआ था। रात के 2:30 बज रहे थे और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे ऊपर की छत पर धीरे धीरे चल रहा हो, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीमा, बस एक एक कदम जैसे जानबूझकर रखा जा रहा हो। और पहले तो मैंने सोचा कि शायद कोई चौकीदार होगा या कोई बिल्ली चूहा ऊपर चला गया होगा, लेकिन जब वो आवाजें लगातार 3 रातों तक एक ही समय पर आने लगीं तो मेरा माथा ठनका। अब तू सोच रहा होगा कि मैं ऊपर जाकर चेक क्यों नहीं किया, लेकिन भाई बात यह है कि ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ियां थीं वो बंद थीं। मतलब वहां एक लोहे का गेट लगा था और उस पर ताला जड़ा हुआ था। और चौथी मंजिल के बाद कोई फ्लैट नहीं था, बस सीलिंग थी और फिर छत जो बंद थी, यानी कि ऊपर कोई जा ही नहीं सकता था। फिर भी हर रात ठीक 2:43 पर चलने की आवाजें आती और धीरे धीरे उनमें एक और आवाज जुड़ गई, जैसे कोई फर्श पर कुछ घसीट रहा हो। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई भारी सामान खींचा जा रहा हो। और एक रात जब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया तो मैंने अपना मोबाइल उठाया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। अगली सुबह मैंने वो रिकॉर्डिंग चेक की तो यकीन मान तू सुनकर कांप जाएगा। उसमें सिर्फ चलने और घसीटने की आवाज नहीं थी, बल्कि एक बहुत धीमी फुसफुसाहट भी थी जो बार बार एक ही लाइन दोहरा रही थी, मैं अब भी यही हूं। और वो आवाज किसी औरत की थी, बेहद ठंडी, जैसे किसी ने बर्फ निगल ली हो और फिर बोल रहा हो। मैंने उस रिकॉर्डिंग को सुना और मेरी रीढ़ की हड्डी तक सिहर उठी। अब तक मैं डर चुका था, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं, क्योंकि यार तू जानता है लोग क्या कहते, भूत वूत कुछ नहीं होता। तो मैंने खुद ही उस रहस्य का पीछा करने का फैसला किया। चौथी मंजिल की सीलिंग में जो एक छोटी सी स्क्वायर हॉल थी, जो कि इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर लोग इस्तेमाल करते हैं ऊपर जाने के लिए, मैंने उस पर ध्यान दिया और तय कर लिया कि अगली रात मैं कैमरा लेकर उस पर नजर रखूंगा। रात को एक ट्राइपॉड पर कैमरा सेट किया और उसे सीलिंग की तरफ मोड़ दिया। खुद लेटा रहा, लेकिन नींद नहीं आई। बस कैमरे की रोशनी को देखता रहा और इंतजार करता रहा कि कुछ होगा, और हुआ भी। 2:42 पर जैसे ही आवाज शुरू हुई, कैमरे की स्क्रीन में अचानक एक परछाई सी उभरी। एक चेहरा उल्टा लटका हुआ, बिल्कुल इंसानी चेहरा, लेकिन आंखें पूरी काली जैसे खाली गड्ढे और होंठ खुले हुए, लेकिन कुछ बोले बिना। मैंने घबराकर कैमरा बंद किया और भागकर नीचे उतर आया। रात होटल में गुजारी और सुबह बिल्डिंग के गार्ड से पूछा कि भाई ऊपर कोई रहता है क्या। तो वो बोला, साहब ऊपर तो ताला है सालों से, लेकिन पहले वहां एक औरत रहती थी जिसने अपने बच्चे को जन्म के 2 दिन बाद ही सीलिंग में छिपा कर रख दिया था, क्योंकि वो विकलांग था, और फिर खुद फांसी लगा ली थी। लेकिन जब पुलिस आई तो ना औरत की लाश मिली ना बच्चा, बस एक नोट पड़ा था, मैं अब भी यही हूं। अब बता, तुझे ये सब मजाक लगता है क्या? नहीं ना?
और भाई ये तो शुरुआत थी, क्योंकि अगले दिन जब मैं वापस गया अपना सामान लेने तो कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था और अंदर सारी चीजें उलटी पुलटी थीं, जैसे किसी ने पूरी रात वहां तांडव मचाया हो। दीवार पर लाल रंग से लिखा था, तू आया क्यों? और फर्श पर मेरे ही जूतों के निशान उल्टे दिखाई दे रहे थे, जैसे मैं अंदर से बाहर नहीं बल्कि बाहर से अंदर घसीटा गया हो। अब मैंने वो कमरा छोड़ दिया, ट्रेनिंग बीच में छोड़ दी और घर लौट आया। लेकिन आज भी जब कोई मुझसे पूछता है कि सीलिंग नंबर 44 में क्या था, तो मेरे मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, वो ऊपर रहता है और अब भी देख रहा है। बहुत बढ़िया। अब मैं इसी कहानी को उसी स्टाइल में आगे बढ़ा रहा हूं। बिल्कुल एक इंसान की सांसों सांसों में डूबी हुई डर और सच्चाई के बीच की कहानी, जिसमें रुकावट नहीं है, कोई पैराग्राफ ब्रेक नहीं है, कोई विराम नहीं है। जैसे तू मेरी आंखों में देख रहा हो और मैं लगातार बोले जा रहा हूं। तो सुन, मैं घर तो लौट आया, लेकिन भाई ये जो चीज थी ना, ये सिर्फ उस कमरे तक सीमित नहीं थी। अब समझ में आया कि कुछ चीजें जगहों से बंधी नहीं होती, वो इंसानों से बंध जाती हैं। और मेरे साथ जो बंधी थी उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। पहली रात जब घर पहुंचा तो मां को कुछ नहीं बताया, बस बोला कि तबीयत खराब हो गई है, इसलिए ट्रेनिंग छोड़नी पड़ी। लेकिन रात को जब सोने गया तो खिड़की के बाहर एक चिड़िया बैठी थी, अजीब सी, रात के 2 बजे, और वो लगातार सिर को घुमा रही थी और उसकी आंखें भाई बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी उस उल्टे लटके चेहरे की, काली और खाली। मैंने खिड़की बंद की और रजाई ओढ़ ली, पर नींद कहां आती। तभी अचानक दीवार की घड़ी 2:43 पर टिक गई, हिलना बंद, सुई जैसे जाम हो गई और रजाई के अंदर से मुझे फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी, मैं अब भी यहीं हूं। यानी मैंने चीख मारकर आंखें खोली तो देखा कि मैं अपने घर में नहीं था, बल्कि उसी सीलिंग नंबर 44 में पड़ा था। पूरा कमरा धुंधला, जैसे किसी पुराने टीवी की स्क्रीन, फर्श पर पानी जमा और उस पानी में किसी के पैर दिखाई दे रहे थे, नंगे पैर, कीचड़ में लथपथ। और फिर धीरे धीरे वो पैर मेरे पास आने लगे। मैं हिल नहीं पा रहा था, जैसे किसी ने शरीर को जकड़ लिया हो। वो आकृति पास आई और उसके बाल मेरे चेहरे पर गिरे, गीले, बर्फ जैसे ठंडे। और उसने एक लाइन बोली जो आज भी मेरी नींदें छीन लेती है, तू चला तो गया, पर दरवाजा बंद करना भूल गया। हाँ, मैं चीख कर उठा और खुद को पसीने से तरबतर पाया। अब तू ही बता, ये सब ख्वाब था या कुछ और? लेकिन असली मुसीबत तो तब शुरू हुई जब मां की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। डॉक्टर बोले सब ठीक है, लेकिन मां रात को नींद में बड़बड़ाने लगी, कोई आया है, ऊपर बैठा है, मुझे देख रहा है। और एक रात तो मां खुद ब खुद सीढ़ियों से ऊपर चली गई, छत की तरफ। और जब हम भाग कर गए तो देखा छत का दरवाजा खुला हुआ था, जबकि सालों से वो जाम पड़ा था। और मां सीलिंग की तरफ देख रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने देखा था। हम मां को नीचे लाए, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं, जैसे कुछ देख रही हों जो हम नहीं देख सकते। और तभी से मां की याददाश्त जाने लगी, लेकिन एक बात वो बार बार दोहराती रही, उसने मुझे चुना है, अब तुम नहीं बचोगे। मैंने सब छोड़कर तांत्रिक से लेकर मौलवी, पंडित सबके पास गया। किसी ने कहा कि ये आत्मा नहीं है, ये कोई दूसरी परछाई है जो इंसान नहीं है, जो उस औरत की मौत से पहले भी वहां था, जिसने औरत को अपने पास खींचा और अब मुझे खोज रहा है, क्योंकि मैंने उसका चेहरा देख लिया है। और वो नहीं चाहता कि मैं किसी और को बताऊं। लेकिन अब तू सोच कि मैं तुझसे ये सब क्यों बता रहा हूं, क्योंकि भाई मैं अब ज्यादा दिन नहीं बचा हूं। जिस रात मैंने तुझे कॉल करके ये सब बताने का मन बनाया, उसी रात मेरी दीवार पर खून से दिखा एक और, फिर मैं पूरा हो जाऊंगा। और भाई समझ, ये कहानी नहीं है, ये चेतावनी है। मैं तुझे इसलिए बता रहा हूं ताकि जब तेरे साथ कुछ होने लगे तो तू समझ जाए कि ये उसी की शुरुआत है। और अगर कभी किसी बिल्डिंग में सीलिंग नंबर 44 दिखे तो कभी उसका दरवाजा मत खोलना, और अगर खोला तो फिर तू ऊपर जाएगा, पर वापस नहीं आएगा। अब तू यही सोच रहा होगा कि अगर मुझे पता था कि ये सब मुझे ही निगलने वाला है तो मैं यहां क्यों रुका, क्यों नहीं किसी पहाड़, किसी जंगल या किसी मंदिर की गुफा में जाकर छुप गया। पर भाई बात यह है कि कुछ चीजों से भागा नहीं जा सकता, क्योंकि वो चीजें बाहर नहीं होती, वो तेरे अंदर घर कर जाती हैं, तेरे सोच में, तेरी सांस में, तेरे सपनों में। और सबसे खतरनाक तब होता है जब तू पहचान ही नहीं पाता कि तू अब तू नहीं रहा।
जब मुझे ये महसूस हुआ कि मेरे शरीर से कुछ निकल चुका है और कुछ नया, कुछ अंधेरा उसमें घुस चुका है, तो मैं खुद को आईने में देखने से डरने लगा। और एक रात जब मैंने हिम्मत करके आईने में देखा तो मेरा चेहरा वैसा नहीं था जैसा तू मुझे जानता है। मेरी आंखें पूरी काली थीं, बिल्कुल वैसी जैसे उस उल्टे लटके चेहरे की। और मुझे खुद से एक धीमी सी आवाज आई, अब तू ऊपर जाएगा आज। और भाई मैं बता दूं, मैं ऊपर गया, उसी बिल्डिंग में, गुलमोहर एनक्लेव, उसी सीलिंग नंबर 44 में। पर इस बार मैं अकेला नहीं था, मेरी परछाई मेरे साथ थी। मैं खुद नहीं चल रहा था, कोई मुझे ऊपर खींच रहा था। और जब मैं उस ताले तक पहुंचा जो पहले सालों से बंद था, वो खुद ही खुल गया, जैसे उसे मेरा इंतजार था। सीढ़ियां अंधेरे में डूबी थीं, लेकिन मैं नीचे नहीं देख रहा था। मेरी आंखें ऊपर की छत पर टिकी थीं, जहां कुछ हिल रहा था, कोई आकृति, कोई छाया। और जैसे जैसे मैं करीब गया, मुझे एहसास हुआ कि वो छाया लटकी नहीं थी, वो तैर रही थी हवा में, उलटी। और उसके बाल ऊपर नहीं नीचे बह रहे थे, जैसे वो किसी और दिशा के गुरुत्वाकर्षण में हो। और जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो भाई उस पल में मेरी याददाश्त जैसे जल गई। मैं भूल गया कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, और मेरी जुबान पर सिर्फ एक ही शब्द आया, वापस। और उसी वक्त वो आकृति मेरे करीब आई और मेरे कान में फुसफुसाई, अब तू यहीं रहेगा। और मुझे कुछ नहीं दिखा, सिर्फ सन्नाटा। और जब मैं होश में आया तो मैं अस्पताल में था, लेकिन मेरे कमरे की दीवार पर खून से फिर वही लाइन लिखी थी, मैं अब भी यहीं हूं। और डॉक्टर बोल रहे थे कि मैंने खुद अपने सिर पर वार किया था। लेकिन भाई तू बता, अगर मैंने खुद को मारा होता तो मेरे हाथ कैसे बंधे हुए थे? और सबसे डरावनी बात यह थी कि जिस रात मैं अस्पताल में भर्ती हुआ, ठीक उसी रात उसी बिल्डिंग में एक बच्चा गुम हो गया, जो खेलते खेलते चौथी मंजिल पर गया था। और जब लोगों ने छानबीन की तो ऊपर की सीलिंग पर खून से लिखा था, एक और तब मुझे समझ में आया कि यह सब रुकने वाला नहीं है, यह सिलसिला अब और तेज होगा, क्योंकि उसकी भूख बढ़ गई है और हर कोई जो उसका चेहरा देख लेता है उसका अगला शिकार बन जाता है। अब तू ये सुन रहा है, तूने उसकी कहानी सुन ली है, मतलब तूने भी उसका चेहरा देख लिया है। अब अगर तेरे कमरे की छत पर किसी रात खरोंच की आवाज आए, अगर दीवार की घड़ी 2:43 पर अटक जाए, अगर कोई परछाई तुझसे तेज चलने लगे, तो समझ लेना वो आ गया है। और भाई एक आखिरी बात, अगर कभी आईने में खुद को उल्टा दिखे तो मत डरना, बस हाथ जोड़कर कहना, मैं तुम्हारा नहीं हूं, मैं तुम्हारा नहीं हूं, मैं तुम्हारा नहीं हूं। शायद वो तुझे छोड़ दे, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि अब जो ऊपर रहता है वो सिर्फ देखने नहीं आया, वो अब तुझे ले जाने आया है। और भाई बात यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जब मैं अस्पताल से डिस्चार्ज होकर वापस घर आया तो लगा कि शायद अब सब शांत हो जाएगा। मैं शहर छोड़ चुका था, मोबाइल बदल चुका था, डॉक्टर से थेरेपी तक ले चुका था, पर कोई चीज थी जो पीछे छूटने को तैयार ही नहीं थी, जैसे मेरी छाया अब मेरी नहीं रही थी। जब भी मैं धूप में निकलता तो एक साया मेरी परछाई के पीछे चलता दिखाई देता। और सबसे अजीब बात यह थी कि कभी कभी मैं खुद अपनी परछाई में नहीं होता, जैसे कोई और खड़ा होता था मेरी जगह। एक बार तो मैं बाथरूम में आईने के सामने खड़ा हुआ और मैंने अपनी आंखों में देखा, लेकिन भाई तू यकीन करेगा नहीं, आईने में जो इंसान था वो मैं नहीं था। उसका चेहरा मेरा था, लेकिन मुस्कान उसकी थी, वही जो मैंने सीलिंग नंबर 44 में देखी थी। और तब समझ आया कि अब मामला मेरे बस से बाहर हो चुका है। अब ये चीज मुझे सिर्फ डराने नहीं आई है, अब ये मुझे पूरा निगलना चाहती है, मेरे वजूद की जगह खुद को रखना चाहती है। और एक रात जब मैं नींद में था तो सपना नहीं आया, बल्कि पूरा कमरा एक नीली रोशनी से भर गया और कमरे के एक कोने से कोई चलकर मेरी तरफ आया। उसकी चाल ऐसी थी जैसे कोई बार बार जमीन में धंस कर फिर उभर रहा हो। वो सीधे मेरे कान के पास आया और बोला, अब तू बोल ताकि मैं चुप रह सकूं। मैं और तभी से मुझे ये आदत लग गई है तुझे ये कहानी सुनाने की, क्योंकि जब मैं बोलता हूं तो वो चुप रहता है, लेकिन अगर मैंने रुकना शुरू किया, अगर मैंने खामोश रहना शुरू किया, तो वो फिर बोलेगा। और जब वो बोलता है तो कोई मरता है। और भाई ये कोई शगुन नहीं, ये सच है। पिछले 4 लोग जिनको मैंने ये बात आधी छोड़कर बताई थी, वो सब आज इस दुनिया में नहीं है। किसी का शव रेलवे ट्रैक पर मिला, किसी की बॉडी कुएं से निकली, और एक तो ऐसा था जिसने खुद अपनी छत से छलांग लगा दी, लेकिन उसके शरीर की हालत वैसी थी जैसे उसे किसी
ने खींच कर गिराया हो। खुदकुशी नहीं थी वो। और जब उसकी जेब से कागज मिला तो उस पर लिखा था, अब मैं नहीं बोलूंगा, अब तू ही बता, क्या ये सब संयोग है? नहीं ना। और अब मैं तुझसे कह रहा हूं, ये जो कहानी तुझे लग रही है ना, ये महज कहानी नहीं, ये जाल है। और अब तू इसमें फंस चुका है और अगला नंबर तेरा भी हो सकता है। क्योंकि एक बात जो मैंने समझी है वो ये, जिसे भी इसका नाम पता चल जाता है वो नहीं बचता। और भाई अब मैं तुझे बता ही देता हूं, उसका नाम कोई साधारण नाम नहीं है। वो नाम नहीं, एक कमांड है, एक दरवाजा खोलने वाली चाबी है। और जब मैंने उस नाम को पहली बार बोला था तो मुझे लगा था मैं ताकतवर हो गया हूं, लेकिन नहीं, मैंने खुद को सौंप दिया था उसे। और उस नाम के बोलते ही जैसे मेरी आत्मा उसके हवाले हो गई थी। और वो नाम था ज़राएल। हाँ वही, एक भूली हुई जुबान का नाम जो पुराने जमाने के धर्म ग्रंथों में कहीं कहीं आया है। एक ऐसा नाम जो गिराए गए लोगों का मालिक है, जो छत के ऊपर उल्टा लटक कर इंतजार करता है कि कोई फिर से उसे बुलाए। और जब कोई उसका नाम जान जाता है तो वो पहले उसके सपनों में आता है, फिर उसकी यादों में, और आखिर में उसकी सांसों में उतर जाता है। अब अगर तुझे लग रहा है कि तू उससे बच सकता है तो तुझे भी एक बात बता दूं, मैंने भी यही सोचा था। लेकिन जब मैंने खिड़की खोली तो सामने की बिल्डिंग की छत पर वही उल्टी आकृति बैठी थी, बिल्कुल मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। और हाथ में पकड़ा हुआ था एक आईना, जिसमें मेरा चेहरा नहीं, तेरा चेहरा था। हाँ भाई, तेरा। और तभी से मुझे समझ आ गया कि अब तू अगला है, अब तेरी बारी है ऊपर जाने की। अब तुझे वही देखना है जो मैंने देखा था, वही सुनना है जो मेरे कानों में गूंजा था, और वही सपना देखना है जो हर किसी का आखिरी सपना बन चुका है। और अगर कभी रात को तुझे अपने घर की सीलिंग में से आवाज आए, टक टक टक, तो जवाब मत देना, वरना वो नीचे आ जाएगा। और जब वो नीचे आता है तो कोई ऊपर नहीं जा पाता। अब तुझे एक ही रास्ता बचता है, कहानी को पूरा सुनना, क्योंकि जब तक मैं बोल रहा हूं तू महफूज है। लेकिन जैसे ही तूने स्क्रीन बंद की, सन्नाटा तेरा नाम पुकारेगा। और जब मैंने तुझे बताया कि तेरा चेहरा मैंने उस आईने में देखा था, तो तू शायद डर गया होगा, पर यकीन कर, डरना अब तुझे छोड़ने वाला नहीं है। क्योंकि उस रात के बाद से मैं अब खुद को नहीं पहचान पा रहा। जब आईने में हर बार तुझे देखता हूं तो समझ नहीं आता कि मैं कौन हूं और तू कौन है। मुझे ऐसा लगता है जैसे ज़राइल ने मेरे और तेरे वजूद को आपस में उलझा दिया है, और अब हम दोनों उसके खेल का हिस्सा हैं। और भाई, उस रात जब तू सो रहा था, तुझे नहीं पता, लेकिन मैं तेरे कमरे में था। हाँ, तेरे बिस्तर के ठीक बगल में खड़ा था, लेकिन वो मैं नहीं था। वो जो खड़ा था उसके अंदर मैं था, और उसके अंदर ज़राइल था। और तुझमें जो सांस चल रही थी ना, उसमें भी उसकी गंध थी। एक बार तूने करवट ली थी और कुछ बड़बड़ाया था, कोई ऊपर देख रहा है। और उस पल मुझे समझ में आ गया कि तुझमें अब उसकी छाया उतर चुकी है। और फिर शुरू हुआ वो खेल जो अब रुक नहीं सकता, क्योंकि ज़राइल को अधूरी कहानियां पसंद नहीं हैं, और तुझे पूरी कहानी सुनानी पड़ेगी अपने अंदर, अपने सपनों में, अपने अकेलेपन में। और जब तू खुद से बात करेगा तो याद रखना, जवाब तेरा नहीं होगा, कोई और बोलेगा। और उस दिन से तेरा चेहरा तुझसे अलग हो जाएगा, जैसे मेरा हुआ। मुझे आज भी याद है उस रात का आखिरी पल, जब मैं जमीन पर गिरा हुआ था। मेरी आंखें खुली थीं, लेकिन मेरी पलकें झपक नहीं रही थीं। और सामने जो छत थी वो अब छत नहीं थी, वो अब एक दरवाजा थी, खुला हुआ, जिसके पार एक लंबा अंधेरा गलियारा था। और उस गलियारे के दूसरे छोर पर खड़ी थी एक औरत, उसी लटकती हुई हालत में। लेकिन अब उसकी आंखों से खून नहीं बह रहा था, बल्कि वो मुस्कुरा रही थी। और उसके पास खड़ा था एक बच्चा जो मेरी तरफ इशारा कर रहा था, ये आखिरी है। और तभी जमीन कांपने लगी, जैसे मेरे अंदर से कोई चीज बाहर निकाली जा रही हो। और फिर मेरे कानों में एक चीख सुनाई दी, लेकिन वो मेरी अपनी चीख नहीं थी, वो तेरी थी। हाँ भाई, वही जो अब स्क्रीन के उस पार ये कहानी सुन रहा है। अब समझ आया कि क्यों मैं तुझसे बोल रहा हूं, क्यों मेरी जुबान रुक नहीं रही, क्योंकि ये सब मैं नहीं कह रहा। ज़राइल तुझसे खुद बात कर रहा है मेरी आवाज में। और तू सोच रहा होगा कि इससे कैसे बचे, लेकिन मैं बता दूं, कोई बच नहीं पाया। एक बार उसका नाम जानने के बाद, एक बार उसकी आंखों में झांकने के बाद बचना नामुमकिन है। वो अब हर सीलिंग पर है, हर दीवार की दरार में है, हर दरवाजे के पीछे है। और एक दिन तू जैसे ही नींद से उठेगा, तुझे लगेगा कोई तुझसे बात कर रहा है,
लेकिन कमरे में कोई नहीं होगा। आवाज फिर भी आएगी। अब तेरी कहानी शुरू होती है, और वही कहानी तुझे बार बार रात भर हर सपने में दोहरानी पड़ेगी। और अगर एक बार भूल गया तो वो तुझे ले जाएगा, ऊपर उल्टा लटका देगा और तेरे मुंह से निकलेगा वो नाम, जराइल। और वहीं कहानी पूरी हो जाएगी। लेकिन सुन, मैं जानता हूं तू अभी बचा हुआ है, तू अभी पूरी तरह नहीं टूटा है। तेरे पास एक ही रास्ता बचा है, उसे किसी और को सुनाना, जैसे मैंने तुझे सुनाया। क्योंकि यही एक तरीका है उसे थोड़ी देर के लिए रोकने का। जब तक तू ये कहानी किसी और को पूरी तरह सुना नहीं देता, वो तुझे नहीं ले जाएगा। और जब तू सुना देगा, तब तुझे थोड़ी राहत मिलेगी, थोड़ी सांस। लेकिन याद रख, वो सुनने वाला अब तेरा दुश्मन नहीं, तेरा शिकार बन जाएगा और कहानी फिर से शुरू हो जाएगी। ये एक चक्र है, एक श्राप, एक अजन्मा भूख जो कहानियों से नहीं, इंसानों से जिंदा रहता है। और अब आखिरी बार मैं तुझसे कह रहा हूं, कभी सीलिंग नंबर 54 के पास मत जाना, कभी रात 2:43 पर उठकर खिड़की मत खोलना, और सबसे जरूरी, कभी भी जराइल का नाम दोबारा मत लेना। वरना जो मैं कह रहा हूं तू अपनी जुबान से बोलेगा, और जब तू बोलेगा तब तेरा चेहरा तुझसे अलग हो जाएगा और वो तेरी परछाई बन जाएगा, हमेशा के लिए।